हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेटेट क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 4। सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही 2016 प्रीवियस ईयर पेपर का एसएसटी का भी हमने डिटेल से उसका सॉल्यूशन बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी गारंटी है कि इतिहास में जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर मेरा वीडियो पार्ट बाय पार्ट समझ कर देखते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, किसने सहिष्णुता सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन है अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी। सही आंसर होगा यहाँ पे अशोक। ध्यान रखिएगा, अशोक इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा से, मोक्ष में विश्वास से, या फिर देव नाम प्रिय की उपाधि से, या फिर पशु चिकित्सालय खोले। तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है कि उन्होंने देव नाम प्रिय की उपाधि ली थी, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर समुद्रगुप्त। सही आंसर है यहाँ पे बृहदत्त। ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। अगला सवाल है, यहाँ पे सूची 1 दिया है, इधर सूची 2 दिया है, इधर स्थान का नाम और उसका स्मारक या भग्नावशेष से संबंधित आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका जो संबंधित है वो घुसीताराम मठ से संबंधित है। ठीक है, बाकी कुशीनगर में देखेंगे आप, यहाँ पे रानाभर स्तूप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी सारनाथ में आपको देखने को मिलेगा धामेक स्तूप। सारनाथ में क्या देखने को मिलेगा? धामेक स्तूप। जबकि श्रावस्ती में आपको देखने को मिलेगा सहेत महेत। ठीक है, तो यहाँ पे डी का डी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये आपका सही मैच है यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा मैच यहाँ पर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, या फिर स्तंभों पर, या फिर सिक्कों पर। याद रखना है, पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण किया गया था। अगला सवाल है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, उस स्थान का नाम बताना है। नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, या फिर मास्की। याद रखना है, अनुराधापुर इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो जगह का नाम है अनुराधापुर। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे खरोष्ठी। क्या हो जाएगा? खरोष्ठी। ध्यान रखना है, प्राचीन भारत में खरोष्ठी जो है वो लिपि थी, ऐसी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला सवाल है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है?
चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मप्रीति या फिर प्रियदर्शी। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे प्रियदर्शी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा प्रियदर्शी। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है। निम्नलिखित अभिलेखों में से बताना है कि किस लेख में अशोक नाम जो है वो उल्लेखित है। भानु अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुमिनदेई स्तंभ लेख या फिर मास्को का लघु शिलालेख। याद रखना है, मास्की का लघु शिलालेख में अशोक नाम उल्लेखित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मास्को का लघु शिलालेख, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 86 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। बुद्ध के जन्म से, या फिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, या फिर बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या फिर बुद्ध के शरीर त्याग से। याद रखना है, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। ये ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है। शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या फिर शिलालेख 13। बताना है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13। ठीक है, शिलालेख 13 में देखेंगे कि कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिलालेख 13 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। चोल, पांड्य, सत्यपूत या सातवाहन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सातवाहन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सातवाहन। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो ये सातवाहन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मय, ये पूछा गया सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। मिस्र, कोरित, मैसेडोनिया या फिर सीरिया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिस्र का। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। सिंपल सा सवाल पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ऑप्शन है सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख, या फिर प्रयाग प्रस्ती, या फिर चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। सही आंसर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, सोहगौरा ताम्रपत्र याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कथन एवं दिया है अशोक ने कलिंग का मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। रीजन बता रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। कलिंग जो है वो दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बताना है सही उत्तर का चुनाव करना है कैसे, नीचे दिए कोड के प्रयोग से। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या है, या ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का व्याख्या सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो ये है कि पहला कथन तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, ये तो सही है। इस बात हम देखें रीजन में क्या दिया है। रीजन में दिया है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और रीजन भी वही था
कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो हिसाब से देखा जाए तो ए और दोनों कथन यहाँ पे सही होगा और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है। 92 में उसी तरह का सवाल है, पूछ रहा है आपसे कथन ए में कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। रीजन में कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। बताना है कौन सा कूट यहाँ पे सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, तो दिया है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। बिल्कुल सही है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ठीक है। जबकि रीजन कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। भू अनुदान के विरुद्ध में कृषकों ने विद्रोह किया था, ये कथन गलत है, ठीक है। विद्रोह किसानों ने नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कथन जो बी दिया वो गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, 4, 5, 6 या 7। याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सेकेंड ऑप्शन है मेगास्थनीज की इंडिका, सी में दिया है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, और डी में दिया है अशोक का अभिलेख। तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मेगास्थनीज की इंडिका में देखेंगे कि मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका। अगला सवाल है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है। हम लोग जानते हैं 4 वेद होते हैं, 4 वेद में से बताना है कौन सा वेद है जिसमें गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो याद रखिएगा ऋग्वेद इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। 96 नंबर सवाल है, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि थे क्या थे। सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, या फिर प्रशासक के विभाग थे। याद रखना है भाग एवं बलि क्या थे, तो ये भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था। अशोक, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, या फिर हरिसेन। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर होगा यहाँ पे विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, उनके पिता ही ने उसका नाम विष्णुगुप्त रखा था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं 98 नंबर। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था जो है वो सूत्रपात किसने किया था। कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, या फिर मौर्यों ने। तो याद रखना है मौर्यों ने इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 99 नंबर, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। सवाल है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार, या फिर अर्थशास्त्र। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्थशास्त्र। और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इधर सूची 1 दिया है, इधर सूची 2 दिया हुआ है। एक तरफ दिया है प्राचीन स्थल और एक तरफ दिया हुआ है पुरातात्विक खोज। तो सबसे पहले यहाँ पे चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक है, फिर चाणक्य है।
तो यहाँ पे देखेंगे मैच करेंगे हम लोग। पहला चंद्रगुप्त जो हो जाएगा ये सैंडोकोटा से संबंधित है, जबकि बिंदुसार का संबंधित हो जाएगा अमित्रघात से, जबकि अशोक का संबंध हो जाएगा प्रियदर्शी से। ठीक है, और चाणक्य तो आप जानते ही हैं कि विष्णुगुप्त गुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो है आपका ए का 2, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 4। ये सही आंसर इसका। ठीक है, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।